CNBC आवाज हमेशा लाता है हर खबर वक्त से पहले और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है बजट 2015। सेक्शन 80C के अलावा एक अलग से सब सेक्शन बनाया जा सकता है जिसके तहत आपको निवेश करने की छूट होगी। लेदर इंडस्ट्री को सरकार बड़ी राहत दे सकती है और राहत खास तौर से लेदर के जूते जो बनते हैं उस पर मिल सकती है। गार यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल को टालने का ऐलान भी बजट में किया जा सकता है। इतना ही नहीं, बजट से काफी पहले हमने वित्त मंत्री को प्रेजेंट की बिग आइडियाज बुक, जिसमें देश के जाने माने लोगों के दिए आइडियाज शामिल किए गए वित्त मंत्री के बजट में भी। EPFO से हम NPS का कंपटीशन करा दें, ESI से इंश्योरेंस कंपनीज का कंपटीशन करा दें, तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जल्दी और बहुत बढ़े। क्यों ना हम एक ऐसी स्कीम बनाएं जिससे गोल्ड बॉन्ड इश्यू किया जाए। CNBC आवाज की पकड़ है देश की नब्ज पर और इसीलिए पिछले 10 सालों से CNBC आवाज है देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज और होली के इस खास मौके पर हम लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए वो सतरंगे शेयर जिन्हें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके आप हो जाएंगे माला माल। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। कमजोर ग्लोबल आंकड़ों का घरेलू बाजार पर असर, सेंसेक्स निफ्टी में सुस्त कारोबार, रियल्टी और एनर्जी शेयरों ने बनाया दबाव, मिड कैप शेयरों में मामूली बढ़त। अमेरिका में भंडार बढ़ने के बावजूद कच्चे तेल में तेजी, लाइमेक्स क्रूड $51 और ब्रेंट $60 के पार चला गया। डिफेंस सेक्टर में अनिल अंबानी की एंट्री, पिपावाव डिफेंस में खरीदी 18% हिस्सेदारी, 819 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। पिपावाव में 26% के लिए ओपन ऑफर भी लाएगी रिलायंस इंफ्रा। पिपावाव डिफेंस का शेयर लोअर सर्किट पर। और शेड्यूल 3 के कोल ब्लॉक की नीलामी जारी, ओडिशा की मंदाकिनी माइन और झारखंड की मेरल माइन के लिए लगेंगी आज बोलियां। कल उषा मार्टिन, अडानी पावर और JSW स्टील के हाथ लगी थी एक ब्लॉक्स। और 2G और 3G स्पेक्ट्रम नीलामी का छठा राउंड हुआ पूरा। सभी स्पेक्ट्रम बैंड के लिए मिली बोलियां, लेकिन दिल्ली, कर्नाटक और मुंबई में 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम के खरीदार नहीं। जी हां, और इस बार भी फिर वही हुआ है जो पिछले 13 बजट में हुआ है। जी हां, CNBC आवाज नंबर 1 बिजनेस चैनल रहा है। पिछले 10 सालों में 3 सरकारें बदली, लेकिन आप देखिए CNBC आवाज की बादशाहत कायम है। 13 बजट हुए हैं पिछले 10 सालों में और इन 13 बजट पर अगर आपने किसी पर भरोसा किया है तो सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज पर ही भरोसा किया है। ना सिर्फ बजट के दिन आपने भरोसा किया है हम पर, जी हाँ, बजट के पूरे हफ्ते में सबसे ज्यादा रेटिंग्स, TRPs लाने वाला चैनल दरअसल CNBC आवाज ही बनकर निकल कर आया है। और आपने देखा आंकड़े आज आ चुके हैं और आंकड़ों में यही है, सभी बिजनेस चैनल्स को पीछे छोड़ा है CNBC आवाज ने और CNBC आवाज बना है नंबर 1। और हम नंबर 1 इसलिए बने हैं क्योंकि हमने आपको वक्त से पहले हमेशा खबर दी है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। जी हाँ, CNBC आवाज ने आपको पहले ही बता दिया था कि दरअसल इस बार बजट में बाजार के लिए जो सबसे बड़ी खुशी की खबर निकल कर आ सकती है वो गार 2 साल का टलना निकल कर आएगा और ऐसा ही हुआ। आपने देखा
खुद वित्त मंत्री जी ने बजट के भाषण के दौरान ये ऐलान कर दिया कि गार 2 साल के लिए टाल दिया जाएगा। उसके बाद सीएनबीसी आवाज ने आपको ये भी बताया कि बाजार एक नया शिखर भी बनाएगा बजट के बाद, और ऐसा ही हुआ। आपने देखा 9,000 का स्तर निफ्टी ने तोड़ा, 9,100 का स्तर भी छुआ, 30,000 का सेंसेक्स भी कल के सत्र में देखने को मिला। जी हां, सीएनबीसी आवाज आपको वक्त से पहले ही बता देता है दरअसल कि किस तरह की स्ट्रैटेजी आपको बाजार में बनानी चाहिए, और बजट के दिन भी आपका एक बार शुक्रिया करना चाहेंगे, आपने सीएनबीसी आवाज देखा और जिसके दम पर हम बने हैं फिर से देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल, सभी बिजनेस चैनल्स को पीछे छोड़ा है और सीएनबीसी आवाज नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार रहा। चलिए लेकिन बाजार पर नजर डालिए, आप देखिए सुस्ती भरा कारोबार देखने को मिल रहा है। हरे निशान और लाल निशान में झूलता हुआ आपको निफ्टी दिखेगा, लेकिन 57 अंकों पर आप देख सकते हैं इस समय सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ। 1% मिड कैप इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है, तो दिग्गजों में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। और मिड कैप इंडेक्स देखिए यहां पर अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रही है। आज फिर से देखिए डिफेंसिव स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। ल्यूपिन, सिप्ला, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स लीड करते हुए करीब 2.5% तक की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। डॉक्टर रेड्डीज एक और ऐसा स्टॉक है जो 1.5% मजबूत है। तो साफ तौर पर एक अच्छी रैली के बाद पोजीशंस अब वापस से हाई बीटा से शिफ्ट होकर डिफेंसिव पर जाती हुई, और आज फिर देखिए आईटी शेयरों में मजबूती है। रुपए में जिस तरह से कमजोरी देखने को मिल रही है उसका फायदा आईटी सेक्टर कमा रहा है। HCL, विप्रो जैसे स्टॉक्स देखिए बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज दिग्गज, ये भी आज करीब 0.5% मजबूत है। HDFC बैंक में भी 0.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो यह बाजार का हाल, लेकिन किस तरह की रणनीति आपको बनानी चाहिए, होली से पहले आपको कौन से स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए, जी हां, इस सब की जानकारी देंगे एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा ब्रेक के उस पार। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। जी हाँ, होली का मौका है और आप देख रहे हैं सतरंगी शेयर धन बरसे। जी हाँ, और आप देखिए इस आज के दिन बाजार में करीब 28 अंक की बढ़त देखने को मिल रही है। कुछ खास रनअवे रैली यहां पर नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन आप देखिए मिड कैप स्टॉक्स ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आउट परफॉर्मेंस वहां पे आज देखी जा रही है। काफी सारे छोटे मझौले शेयर, अबान ऑफशोर जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी आज के सत्र में बनी हुई है, और कुछ डिफेंसिव शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। लेकिन काफी सारी डील्स भी हो रही हैं बाजार में। डिफेंस सेक्टर में अनिल अंबानी ने एंट्री कर ली है। जी हाँ, रिलायंस इंफ्रा ने पिपावाव डिफेंस में 18% हिस्सेदारी खरीद ली है, और ये सौदा 819 करोड़ रुपए में हुआ है। कंपनी ने ये सौदा 63 रुपीस प्रति शेयर के भाव पर कल लॉक किया है। इसके अलावा पिपावाव में 26% हिस्सेदारी के लिए रिलायंस इंफ्रा ओपन ऑफर भी लाएगी। इस डील को किस तरह से देखना चाहिए, पिपावाव के लिए ये डील कैसी है, शेयर धारकों के लिए ये डील कैसी है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ KPMG के अंबर दुबे और एस्ट्रा माइक्रो के बी मल्ला रेड्डी जी जुड़ चुके हैं, जो खुद एक डिफेंस कंपनी चलाते हैं। शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले दुबे साहब आपसे जानना चाहूंगा, कैसे देखा आपने और पढ़ा इस डील को? नमस्कार हेमंत जी, ये काफ़ी सकारात्मक डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर आप देखें कि स्ट्रेटेजिकली हमारी लैंड फोर्सेस और एयर फोर्स है, दे कैन नॉट क्रॉस द इंडियन बॉर्डर्स विदाउट द परमिशन ऑफ द अदर कंट्री। एक सिर्फ नेवी एक ऐसा होता है जो इंटरनेशनल वाटर्स में पूरे दुनिया का भ्रमण कर सकता है। तो स्ट्रेटेजिकली हमारी नेवी और खासकर ब्लू वाटर नेवी कैपेबिलिटीज में काफ़ी इजाफा होने की जरूरत है। पिछले 2-3 सालों में जो हमने दुर्घटनाएं देखी और हमारे नेवल चीफ का रेजिग्नेशन देखा, उसके चलते अब नेवी पे काफ़ी फोकस आने वाला है और दिख भी रहा है। इस बार के बजट में सिर्फ $4 बिलियन इसमें डाले गए हैं, बट हमारा ये मानना है कि आगे फ्यूचर में इसमें काफ़ी इजाफा होगा। तो आई थिंक इसमें इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए शायद रिलायंस ने कदम उठाया हुआ है। हेमंत जी हाँ, ये डील से आगे काफी फायदा होने वाला है इस पूरे सेक्टर को। मल्ला साहब, आपने कैसे देखा इस डील को, और ये बताइए कि आपकी कंपनी भी दरअसल इसी सेक्टर में है और FDI भी दरअसल सरकार ने खोला हुआ है। क्या लगता है कि अब एक्सपेक्ट करना चाहिए कुछ और विदेशी कंपनियां भी भारत में आएंगी और इस सेक्टर में निवेश बढ़ाएंगी? Yes, we think so. Lot of them are likely to create joint ventures in India and start participating in Make in India.
और ये भी बताइए सर कि क्या किसी प्लेयर की आपसे बात हुई है आपकी कंपनी में किसी तरह की हिस्सेदारी लेने की या एक जॉइंट वेंचर करने की? क्या आपकी कंपनी ओपन है इस आइडिया को लेकर? We are discussing with a few people, but I can't disclose the names now. ओके, लेकिन कब तक ये डील्स होती हुई नजर आ सकती हैं? आपने कहा आप डिस्कशन फेज में जरूर हैं, लेकिन कितना समय लग सकता है कोई कॉन्क्रीट डील दरअसल होते हुए दिखे? By I think next May, June, things will be clear and we will be knowing which ones will be fructifying, which ones will be dropping. और किस तरह की ये कंपनियां हैं सर, अगर इसके बारे में हमें बता सकें? कोई बड़ी यूएस की कंपनियां इंटरेस्टेड हैं? किस ज्योग्राफीज की ये कंपनियां हैं जो आपकी कंपनी से बातचीत कर रही हैं? Once I said I can't disclose, don't put me such questions, please. ओके, नो प्रॉब्लम रेड्डी साहब। लेकिन दुबे जी, जैसा कि अभी रेड्डी साहब भी कह रहे थे कि काफी सारी कंपनियां हैं जिनका इंटरेस्ट यहाँ पर बना हुआ है भारत में। मोदी साहब ने जिस तरह से मेक इन इंडिया पर फोकस किया है और डिफेंस के ऊपर फोकस किया है, देखिए हमसे खुद अब ये कंपनी कह रही है कि वो इंटरेस्टेड हैं। आपकी किन कंपनियों से बातचीत हो रही है जो आपको लगता है कि अब आगे चलकर भारत में अपना निवेश बढ़ाना चाहती हैं? नहीं, रेड्डी साहब ने जैसा कहा उसी सिचुएशन में हम लोग भी हैं। नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली हेमंत जी, बट बिहाइंड द सीन्स काफ़ी कन्वर्सेशंस हो रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा खुलासा इस वक्त हम नहीं कर सकते, पर इंटरेस्ट काफ़ी है। रही बात एफडीआई की, तो आपके चैनल पर कई बार हमने कहा है और केपीएमजी का मानना है कि जब तक एफडीआई 74% नहीं होगा, हमें सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज जो हैं, जो कटिंग एज वेपन टेक्नोलॉजी है, रेडार्स हैं, मिसाइल्स हैं, ये इंडिया में नहीं आएंगे। हाँ, जो डुअल यूज टेक्नोलॉजीज हैं और जो इनका कमर्शियल एप्लीकेशंस भी है, जैसे इन लार्ज शिप्स में जो इंजन्स हैं, प्रोपेलर्स हैं और भी नेविगेशन सिस्टम्स हैं, वो सब आ सकते हैं। शिप बिल्डिंग टेक्निक्स आ सकती हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स जिसमें कि मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन होता है, जिससे कि फास्ट शिप बिल्डिंग हो सकती है, ये सब आ सकता है। बट जो सेंसिटिव वेपन टेक्नोलॉजी है, रेडार टेक्नोलॉजीज है, यूएवीज हैं और अनमैन्ड मरीन व्हीकल्स हैं, ये सब तभी आएंगे जब उन फॉरेन कंपनीज को हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा बोल्ड कदम उठाए और 74% कर दे। हेमंत जी। रेड्डी साहब, आप भी क्या दुबे जी की इस बात से सहमत हैं? थोड़ा इस नियम को और ढील देनी चाहिए, तभी ज्यादा कंपनियां इंटरेस्टेड होंगी भारत में निवेश करने के लिए? Yes, I agree with you. ओके, चलिए, शुक्रिया। आप दोनों का समय कम है और विस्तार से चर्चा करते हैं, इंटरेस्टिंग मुद्दा है, लेकिन धन्यवाद, आप दोनों का समय निकाला आपने और इस मुद्दे पर खुल के बात करी। तो एफडीआई की सीमा दरअसल और ज्यादा बढ़ानी चाहिए, 74% होनी चाहिए, इंडस्ट्री भी ये कह रही है और बाजार के एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं। केपीएमजी के अंबर दुबे जी ने पहले भी कहा था कि दरअसल ये सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। और एस्ट्रा माइक्रोवेव के स्टॉक पर भी आप नजर रखिए, यहाँ पर खुद मैनेजमेंट ने अभी हमें बताया है कि उनकी बातचीत चल रही है कई विदेशी कंपनियों से। देखना होगा किसके साथ वो जॉइंट वेंचर करेंगे और एक डील यहां पर भी जल्द देखने को मिलेगी। तो डिफेंस क्षेत्र पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए और इसी तरह के शेयरों पर नजर होनी चाहिए, क्योंकि हमने कल ही देखा है कि पिपावाव और रिलायंस इंफ्रा के बीच में करार हुआ है। चलिए, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। डिफेंस क्षेत्र पर फोकस आज सीएनबीसी आवाज का दिन भर बना हुआ है। कौन से वो और स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, इस सब पर चर्चा करेंगे। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, विजय चोपड़ा और समीर चौहान, इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं सतरंगी शेयर, धन बरसे, होली का मौका है और सभी जानना चाहते हैं कि अब बाजार को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। कल का सत्र बंद रहेगा तो आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है। चलिए एक्सपर्ट से ही जानते हैं। हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के समीर चौहान और इनॉक वेंचर्स के विजय चोपड़ा जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। विजय, कैसे देख रहे हैं आप भारतीय बाजारों को? कल जिस तरह से 30,000 का स्तर सेंसेक्स ने छू के लौटा, थोड़ी घबराहट हो गई लोगों को। क्या लगता है कुछ समय कंसोलिडेशन ही करेगा बाजार, उसके बाद वापस 30,000 का स्तर देखने को मिलेगा? डेफिनेटली, देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि इंडिया एक लॉन्ग टर्म बुल रन में है और 30,000 का आंकड़ा ये बात कहीं ना कहीं कंफर्म करता है कि हमारा बुल रन बरकरार है। दूसरा, कभी भी मार्केट में एक सीरियस रन अप होता है तो कहीं ना कहीं करेक्शंस की भी आवश्यकता होती है। वी हैव टू कट द फ्लैप फॉर न्यू एंट्रीज। तो कहीं ना कहीं जहां पर स्टॉक्स ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, जहां पर मुझे लगता है ओवरबॉट जोन में चले जाते हैं, तो वहां पर थोड़ा करेक्शन होने से बाजार का फायदा ही होता है।
और अभी मेरे हिसाब से थोड़ा जब करेक्शन होता है, मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं है मार्केट्स में, यहाँ से हो सकता है 100 से 150 पॉइंट निफ्टी ही हो, वहां पर फ्रेश एंट्री और फ्रेश लॉन्ग्स हम बना सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से थोड़ा करेक्शन वाजिब भी है, मार्केट्स में होना चाहिए। ओके, चलिए करेक्शन है, थोड़ा समय नीचे बिता सकता है भारतीय बाजार जरूर। लेकिन चलिए, दर्शक हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं काफी समय से। इंदौर से संजय जी ने हमें फोन किया है। संजय जी नमस्कार, बताइए कौन सा शेयर आपने खरीदा है? नमस्कार सर, आप सबको होली की शुभकामनाएं। शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मैंने रिलायंस इंफ्रा के 90 शेयर लिए थे 800 के रेट में जी, और लगभग इसी रेट पे रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है। तो मैं रिलायंस ग्रुप का, आपके चैनल का और आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। शुक्रिया। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है सर कि पूरी मार्केट मतलब बढ़ती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंफ्रा मतलब ब्लू चिप कंपनियां हैं, फिर भी ये बढ़ती नहीं है। इनके सामने छोटी छोटी कंपनियां 100 की 200 हो जाती है, 300 हो जाती है, लेकिन जो ब्लू चिप कंपनियां है वो बढ़ती नहीं है। अब आपका जो है रिटेल इन्वेस्टर का तरफ आपका रुझान है, तो रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में सर कैसे आए? ब्लू चिप कंपनियों के रेट भी आधे हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। चलिए, आपकी दिक्कत को दूर करते हैं। हमारे एक्सपर्ट समीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। समीत, आए बताइए क्या करना चाहिए रिलायंस इंफ्रा के? इनके पास 800 रुपए के भाव के शेयर हैं, काफी पुरानी खरीद रखी हुई है इन्होंने, क्या करेंगे? यस, गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर रिलायंस इंफ्रा की बात करें तो इसने एक लास्ट 5 से 6 महीनों में एक अच्छा खासा करेक्शन देखा हुआ है, बट मुझे लगता है अभी जो करेक्टिव फेज था प्राइस वाइज वो ऑलमोस्ट हो गया है। प्रॉब्ली ये लास्ट लेग ऑफ दी करेक्टिव फेज में ये चलता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ से हो सकता है, बट प्रॉब्ली यहाँ से डाउनसाइड रिस्क थोड़ी कम हो सकती है। तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने इतने हाई लेवल पे लिया हुआ है तो यहाँ पे वो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, और इन केस स्टॉक 520 का लेवल सरपास कर पाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये यहाँ पे इसको एवरेज भी कर सकते हैं, और फिर उनकी एवरेज थोड़ी लो हो सकती है, और फिर कोई भी मूवमेंट आती है टुवर्ड्स 580, 600, एटलीस्ट वहां पे एक नियर टर्म वो लेवल देख सकते हैं। समित, 800 रुपए का भाव रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इन्होंने खरीदा है, करीब करीब 92 रुपए प्रति शेयर का। वहां पर इस पोजीशन पर इनको मुनाफा भी हो रहा है। हमने देखा था इस हफ्ते में एक अच्छी चाल भी देखने को मिली थी रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में, जिस दिन CLSA की न्यूज आई थी और LIC ने यहाँ पर शेयर खरीदे थे। ये बताइए, RIL के चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं और यहाँ पर इनको क्या राय देंगे? देखिए, ये डिपेंड करता है इनका रिस्क प्रोफाइल कैसा है। अगर ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसमें बने रह सकता है। 800 से लेके 820 ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। हमने पास्ट कुछ मंथ्स में भी देखा है, जब ये स्टॉक 800, 820 का लेवल आता है, वहां से एक शार्प रिकवरी आती है। मिड जैन में भी इसने 820, 830 के लेवल से एक रिकवरी दी थी। लास्ट 3-4 दिनों पहले भी ये 840 के लेवल से इसने बाउंस दिया हुआ है। तो अगर ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली होल्ड करें, और अगर ये नियर टर्म व्यू देखते हैं प्योरली ट्रेडिंग व्यू से अगर इन्होंने लिया हुआ है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और 910 का एक इंपॉर्टेंट लेवल ये यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। अगर 910 लेवल अगर ब्रेक करता है तो इसमें एक अच्छी खासी अपमूव दिखाई दे सकती है, जो कि 960, 970 के लेवल तक हो सकती है। ओके, चलिए, तो ये राय रिलायंस इंडस्ट्रीज पर निकल कर आ रही है। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, CNBC आवाज पर बने रहिए। होली के खास मौके पर वो शेयर भी हम आपको बताएंगे जो आपके पोर्टफोलियो में रंग भर सकते हैं। आप बने रहिए हमारे। जी हाँ, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल, और कुछ ही देर पहले जो आंकड़े आए हैं वो साफ तौर पर यही बयां करते हैं कि इस बार फिर से, जी हाँ, जो पहले 12 बजट में हुआ है वो इस बार जो 13वां बजट था पिछले 10 सालों में, इस बार भी CNBC आवाज की बादशाहत कायम है। 10 साल से CNBC आवाज
बना हुआ है मार्केट का लीडर। जी हाँ, और आपने इस बार भी बजट पर जो चैनल चुना था देखने के लिए वो CNBC आवाज चुना था, और आपको उससे अच्छा फायदा भी हुआ क्योंकि CNBC आवाज पर बजट हफ्ते में की गई भविष्यवाणी ज्यादातर सही साबित हुई है, चाहे वो गार को लेकर हो, चाहे वो फुटवेयर इंडस्ट्री को एक राहत की बात को लेकर हो। जी हाँ, CNBC आवाज ने पहले ही आपको बता दिया था कि ये सब हो सकता है और ऐसा ही हुआ। और अब आप देखिए CNBC आवाज पर आपका उम्मीद करते हैं भरोसा और बढ़ा होगा, और शुक्रिया भी करना चाहेंगे आपका क्योंकि आपने CNBC आवाज पर भरोसा किया। 55 अंक ऊपर इस समय सेंसेक्स, 10 अंक की बढ़त निफ्टी में इस समय देखने को मिल रही है। थोड़ा थोड़ा स्टेबलाइज करता हुआ भारतीय बाजार। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखिए पढ़ने वाले शेयरों के फेवर में ही इस समय आपको दिख रहा है। डिफेंसिव्स अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। अब बैंकिंग शेयरों ने भी मदद करनी शुरू कर दी है। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, ये वो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो इस समय हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी भी देखिए लाल निशान से हरे निशान की तरफ अब प्रस्थान करता हुआ। चलिए आपके हमारे एक्सपर्ट बने हुए हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। दिल्ली से अमरजीत सिंह साहब ने हमें फोन किया है। सिंह साहब नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे पास अडानी एंटरप्राइजेस के 500 शेयर है एट द रेट ऑफ 220। ओके, तो इन्होंने कुछ अनाउंस किया है कि 1 अप्रैल से ये रीस्ट्रक्चरिंग भी कर रहे हैं। तब तक मेरे को होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन है, मेरे पास 500 शेयर है एस्सार ऑयल के एट द रेट ऑफ 110। आपको सबसे पहले तो बधाई लेनी चाहिए जिस तरह से आपने इतने अच्छे भाव पर शेयर खरीद के रखे हुए हैं। अडानी एंटरप्राइजेस 220 के भाव पर, आपको बधाई हो। और एस्सार ऑयल लगता है काफी पुराना शेयर आपके पास पड़ा है, IPO के समय का तो नहीं है? नहीं, ये मेरे को 3 साल से होल्ड कर रहा है इसको। 3 साल से आपने होल्ड किया है एस्सार ऑयल को भी? प्राइजेस का मैंने CNBC से ही मैंने ये पिक किया था। CNBC आवाज पे ही आपने देख के पिक किया। देखिए आप जैसे दर्शक ही हैं जो CNBC आवाज को देखते हैं, सराहते हैं, और इसीलिए CNBC आवाज इस मुकाम तक आज पहुंचा है। चलिए अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं क्या करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं विजय, ये सलाह क्या देंगे आप इन्हें? देखिए, पहले तो मैं बधाई दूंगा कि इतने टाइम तक ये होल्ड करते हैं स्टॉक्स को। आजकल ऐसी क्रीड खत्म होती जा रही है मार्केट्स में, जब लोग बाय एंड होल्ड करते हैं तो लोगों को फटाफट प्रॉफिट चाहिए होता है। तो अडानी एंटरप्राइजेस में डेफिनेटली कहूंगा कि इसको होल्ड रखें। और मुझे लगता है कि जिस तरह से स्टॉक ने बढ़त देखी है ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 1.5 ईयर्स, और जो कंसोलिडेशन की बात भी हो रही है कंपनी में, वो कंपनी की बेहतरी के लिए, जब भी कंपनी के साइज बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन जरूरी होता है और रिस्ट्रक्चरिंग जरूरी होता है। तो मेरे हिसाब से इसका जो मैं टारगेट दूंगा वो करीब 850 का है। तो आप निश्चित रूप से इसमें बने रहें, और अडानी में कोई भी पैनिक की आवश्यकता नहीं है। दूसरा स्टॉक जो आपने बोला एस्सार ऑयल, वहां पे अब आपके भाव के लगभग मेरे ख्याल से स्टॉक आ गया 109 108 पे करीब ट्रेड कर रहा है। 110 की आपकी खरीद है। अगर आपने इतना पेशेंस रखा है पिछले 3 सालों से, तो मैं ये कहूंगा कि अभी आप इसको होल्ड रखें, और निश्चित रूप से ये 120-25 के स्तर पर जब आता है तो इसमें आप एग्जिट कर लें। बाहर बाजार में काफी दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं, जहां पर फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज हैं। ऐसा ही एक शेयर बताइए जो दरअसल 10 गुना मल्टीप्लाई करे 3 सालों में, जैसे एस्सार ऑयल ने इन्हें पैसा बना कर दिया है। कोई शेयर जो आपके जहन में हो होली के मौके पर आप इन्हें बताना चाहें? देखिए, मैं कहूंगा कि जैसे आज अबैन में बहुत तेजी दिख रही है, तो अबैन भी एक ऐसा शेयर हो सकता है जहां पर आपको अच्छा बढ़त मिले। दूसरा शेयर मैं जो देना चाहूंगा वो मदरसन सुमी है। अगर कोई लंबे पर्सपेक्टिव से इसको होल्ड करके रखे तो वहां पर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और मुझे लगता है कि अगर कोई 4-5 साल के पर्सपेक्टिव से रखे तो ये डबल भी हो सकता है। ओके, मदरसन सुमी और अबान ऑफशोर ने जिस तरह से अपने कर्जों को घटाया है, वो ऐलान जो निकल कर आया उसके चलते आप देखिए एक अच्छा मूव इस स्टॉक में देखने को मिला है। 7% मजबूत है। इस स्टॉक में भी आप लंबी अवधि के लिए जरूर खरीदारी कर सकते हैं। ये राय हमारे एक्सपर्ट आपको देते हुए। इसी बीच दीपक रावत जी ने हमें देहरादून से फोन किया है। दीपक जी नमस्कार, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरे पास SBI के 300 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 313 रुपए। ओके, तो सर मैं क्या करूं, क्योंकि पहला जो रेट कट हुआ था उसमें बैंकिंग सेक्टर ने काफी रैली दिखाई थी, लेकिन इस बार बैंकिंग सेक्टर काफी सुस्त है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे SBI में क्या करना चाहिए सर? मेरा 1 साल का नजरिया है। 1 साल का नजरिया है। SBI में जिस तरह से जो खबरें चल रही थी एक QIP की, उसके चलते कल भी हमने दबाव देखा। समीर ये बताइए, चार्ट्स पर आपको SBI कैसा लगता है? कोई घबराने की जरूरत तो नहीं है? नहीं,
देखिए हेमंत, अगर चार्ट्स की बात करें तो नियर टर्म में इसमें ज्यादा कुछ मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। इसकी एक रेंज बन चुकी है नियर टर्म में 280 285 लो साइड पे, और ऊपर 320 330 का एक नियर टर्म कैप बन गया है। तो आने वाले 2 से 3 महीने में प्रॉब्ली इसमें ज्यादा कुछ मूवमेंट दिखाई ना दे, बट अगर इनका 1 साल का व्यू है तो डेफिनेटली ये इसमें बने रह सकते हैं। स्टॉक जब भी 320 330 का ऊपर का लेवल क्रॉस करता है तो इसमें अच्छे खासे मूवमेंट आने के चांसेस है। 360 365 के लेवल उस केस में हो सकते हैं। तो अगर 1 साल का व्यू है तो डेफिनेटली इसमें बने रह सकते हैं ये विजय, क्योंकि ये इनका नजरिया 1 साल का है और इनको किस तरह के रिटर्न्स की अपेक्षा करनी चाहिए एसबीआई से? देखिए, मेरे हिसाब से एसबीआई बहुत स्ट्रांग कंटेंडर है अगर आप बैंकिंग स्पेस में देखें, और 1 साल में मुझे लगता है कि आपको 370 380 का स्तर भी इसमें निश्चित रूप से दिखेगा। जिस तरह का रिजल्ट्स भी अभी एसबीआई ने दिए थे तो बहुत स्ट्रांग रिजल्ट्स पोस्ट किए थे, और मेरे हिसाब से मार्केट से बेटर परफॉर्म कर रहा है। और जिस तरह का पुश इस समय सरकार जो पूरी की पूरी इकोनॉमी के ऊपर लगा रही है, और बैंकिंग के अंदर जो कैश इन्फ्यूजन की बात हो रही है, तो वो होते ही मुझे लगता है सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी होगा वो एसबीआई होगा। हमारे बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा दिग्गज स्टॉक है, दिग्गज कंपनी है, तो मेरे हिसाब से एसबीआई में आप निश्चित रूप से बने रहें, इसमें कोई पैनिक नहीं है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग काउंटर है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर बने रहने की राय दी जा रही है आपको, एसबीआई में निवेशित रहिए, ये कहना है हमारे एक्सपर्ट का। शुक्रिया विजय आपका आज समय निकालने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स आज के लिए? जिन भी स्टॉक्स में हमने बातचीत करी है, मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है, हमारे क्लाइंट्स के अवश्य हो सकती हैं। चलिए, शुक्रिया आपका। समित हमारे साथ बने रहेंगे। कुछ खबरों का रुख करते हैं। केबल नेटवर्क के जरिए ब्रॉडबैंड, वीडियो और डेटा सर्विसेज देने वाली कंपनी आल्टेल कम्युनिकेशंस का पब्लिक ऑफर इस समय खुला हुआ है। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल नेटवर्क विस्तार के लिए करेगी। कंपनी का इरादा डेटा वीडियो सर्विस मुहैया कराने के लिए है। इशू साइज 1 करोड़ 20 लाख शेयरों का है। इशू का आज आखिरी दिन है। इशू प्राइस 181 से 200 रुपीस का रखा गया है। इशू की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों ही एक्सचेंजेस पर होगी। इस बारे में कंपनी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मैंने जैसे बताया कि हम लोग लास्ट माइल ओनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, और लास्ट माइल का एक दो बेनिफिट होता है कि एक होता है कि कस्टमर्स का जो रेवेन्यू स्ट्रीम ये हमारा कंपनी पूरा कैप्चर करता है, लीकेज नहीं होता है। और एक दूसरा होता है कि जो डिजिटाइजेशन प्रोसेस चल रहा है इंडिया में, हम लोग लास्ट माइल में डिजिटाइजेशन प्रोसेस को अच्छा कर सकते हैं। और एक तीसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट है लास्ट माइल का, क्योंकि हम उसी केबल टेलीविजन का सेवा ब्रॉडबैंड सर्विस भी दे रहे हैं। तो आपका जो सवाल था कि ये जो आईपीओ पे पैसा रेज करे उसको क्या करेंगे और कैसे बेनिफिट मिलेगा, इसको हम नेटवर्क एक्सपांशन में लगाएंगे। जो एग्जिस्टिंग जो ज्योग्राफी में हम लोग ऑपरेट करते हैं उसमें नेटवर्क एक्सपांशन करेंगे, और नया ज्योग्राफी में जाएंगे और केबल टेलीविजन सर्विस तो देंगे, उसका सिवा हमारा जो डिजिटल पेनिट्रेशन है उसको बढ़ाएंगे, और ब्रॉडबैंड सर्विस का पेनिट्रेशन भी बढ़ाएंगे। कि कंपनी सितंबर से मुनाफे में आ चुकी है और इस वित्त वर्ष में बेहतर नतीजे पेश करेगी। ये मैं थोड़ा आगे का नंबर शायद नहीं दे सकता हूँ अभी, लेकिन मैं इतना बताऊंगा लॉस का ऊपर। अगर आप मेरा पिछले 2.5 साल का नंबर्स दिखेंगे जो डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है, जो FY13 मतलब मार्च 2013 में मेरा लॉस था 25 करोड़, जो कि मार्च 2014 में ये कम होकर 12 करोड़ हुआ था, और सितंबर 2014 जो कि इस साल का हाफ ईयर है वो ऑडिटेड है, उसमें हम लोगों का बॉटम लाइन प्रॉफिटेबल है। सो आज ए स्पीक अभी का दिन में द कंपनी इज बॉटम लाइन पॉजिटिव, सो इट्स नॉट ए लॉस मेकिंग कंपनी नाउ। एंड अगर ये पिछले 2.5 साल का ट्रेंड हम देखेंगे, मैं इतना कह सकता हूं कि अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और देने के लिए कोशिश करेंगे, और आगे का नंबर नहीं बोल सकता हूं, लेकिन पिछले 2.5 साल का जो ट्रेंड है ये आपका सामने है। चलिए, वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नो योर फंड मैनेजर सामने लाएंगे, आप बने रहिए।
स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड पैसा कमाने का सबसे बेहतरीन जरिया होता है और इसमें शेयर या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाने का फैसला फंड मैनेजर की टीम करती है। किस आधार पर शेयर या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाया जाए, बेहतर रिटर्न्स के लिए क्या हो सही पैरामीटर्स, इन सब मुद्दों पर एक फंड मैनेजर का क्या नजरिया होता है, चलिए इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के VP इक्विटी स्ट्रैटेजी गौतम सिन्हा जुड़ चुके हैं, जो एक बेहतरीन फंड मैनेज कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा मल्टी कैप फोकस 35 ये फंड का नाम है जिसको ये मैनेज कर रहे हैं और इस फंड ने करीब 10 महीनों में 74% के रिटर्न्स अपने निवेशकों को कमा कर दिए हैं। इस फंड की क्या फिलॉसफी है, इस पर बात करते हैं। चलिए गौतम जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताइए सबसे पहले इस फंड के बारे में और कैसे चुनते हैं आप ये शेयर। जी, हम कंसंट्रेटेड फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। सो इसमें 20 चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो कि बहुत हाई क्वालिटी फ्रेंचाइजेज हैं अगर देखा जाए तो, और इनके ROE लगभग 25 to 30% के रेंज में है पोर्टफोलियो वाइज। ग्रोथ भी बहुत बेहतरीन है, 30% अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ फिलॉसफी विच हैज हेल्प्ड अस डिलीवर वेरी गुड परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 10 months सिंस इंसेप्शन। आगे भी देखा जाए तो वी बिलीव द अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ आवर सेट ऑफ स्टॉक्स विल बी वेरी सुपीरियर टू मार्केट, और ये हमारा एक की पैरामीटर रहता है व्हेन इवैल्यूएटिंग द कंपनीज विच फिट इनटू आवर फिलॉसफी, इनटू आवर सेट ऑफ इनटू आवर पोर्टफोलियो एसेंशियली। तो ये एक फिलॉसफिकल चीज है जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की बात आ जाती है, जिसमें 4 पिलर्स क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जेविटी ऑफ फ्रेंचाइज एंड राइट प्राइस, ये 4 मिला के हमारे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को ड्राइव करते हैं और उसी का हम नतीजा देख रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। हालांकि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस, बट वी बिलीव दैट आवर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एंड फिलॉसफी इज व्हाट विल ड्राइव whatever is the outcome in the future. इस नाम से ऐसा लग रहा है कि इस फंड में 35 शेयर हैं, क्या ये सही समझ रहा हूं मैं? ये मल्टी कैप 35 इसलिए नाम है कि मैक्सिमम हम 35 शेयर्स ले सकते हैं इसके अंदर, वो अपर लिमिट है गिवन आवर वेरी फोकस्ड अप्रोच टू इन्वेस्टिंग। बट हम सिर्फ 20 स्टॉक लिए हुए हैं अभी, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा फोकस कितना ज्यादा रहा है। वेरी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। इनफैक्ट आई थिंक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो टॉप 6 एलोकेशंस है वो करीबन 45 to 50% ऑफ द पोर्टफोलियो होता है। I think that is very unique to our Motilal Oswal AMC, that comes from our philosophy and the process that we follow. और जो आपने कहा टॉप 6 45 to 50% होता है, ये किसी एक सेक्टर के शेयर हैं या अलग अलग सेक्टर के शेयर हैं जो इस समय सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, अगर ये आप हमें बता सकें। जी बिल्कुल, ये एक मिक्स बैग है। इसमें बैंकिंग नेम्स हैं जैसे इंडसइंड, HDFC बैंक है, SBI भी है, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स आउटसाइड द बैंकिंग सेक्टर हैं जिनमें वी एक्सपेक्ट वेरी स्ट्रॉन्ग आउटलुक, विच इज आइशर मोटर्स, अजंता फार्मा, टेक महिंद्रा। सो आवर एलोकेशन उसी स्टॉक्स में ज्यादा होते हैं जहां पे हमारा कन्विक्शन अबाउट ग्रोथ आउटलुक एंड कन्विक्शन अबाउट द वैल्यू ऑन द टेबल, ऑन द वैल्यू पार्ट ऑफ इट इज वेरी हाई। So, you know, within that QGLP framework जो 20 चुनिंदा स्टॉक्स इस पोर्टफोलियो के अंदर आ पाए हैं, उनके अंदर भी 5-6 जो सिलेक्ट स्टॉक्स हैं जिन पे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा है, कन्विक्शन बहुत ज़्यादा है, वैल्यूएशन अपसाइड हमें ज़्यादा लगता है, उन पे हम ज़्यादा कंसिडरेशन रखते हैं। और क्या समय समय पर, कितने समय के बाद आप इसमें चर्निंग करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, कितने समय बाद आप इसको चर्न करते हैं? जी, हम चर्न तभी करते हैं जब हमारा कन्विक्शन लूज हो जाए, जब जो हमने बिलीव किया था खरीदते वक्त वो उस स्टॉक के बारे में हमारा जो अनुमान था वो अगर गलत जाए या बिजनेस का रुख बदल जाए, तब हम स्टॉक चर्न करते हैं। अदरवाइज हम वी डोंट चर्न एट ऑल। आई मीन वी आर हैप्पी टू होल्ड फॉर एवर आइडियली, बट वी डू सेल इफ देयर इज अ mishap in the business model, if there is something which is serious, which is not working out. Or we also sometimes take a very serious valuation call when we see that valuations are totally out of sync. जब valuations इतने ज़्यादा महंगे हो जाएं कि हमें लगे यहाँ से कोई अपसाइड नहीं दिखता, तब we trim. चलिए, शुक्रिया। और
गुड लक आपको इस फंड के लिए। आगे भी इसी तरह से अपेक्षा करते हैं कि निवेशकों को ये पैसा बना कर दे। शुक्रिया आपका। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब देने का सिलसिला जारी रहेगा। समीत हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। जहां होली से एक दिन पहले लाल और हरे निशान के बीच में आप देखिए सेंसेक्स और निफ्टी झूलता हुआ, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। डिफेंसिव स्टॉक्स में एक बेहतरीन तेजी बनती हुई दिख रही है। कोलगेट का शेयर देखिए 4% मजबूत है आज। यूनाइटेड ब्रूवरीज 3% मजबूत। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीत, ये बताइए चार्ट पर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको ब्रेकआउट सिग्नल्स इस समय मिल रहे हैं और होली से पहले ये होली तोहफा आप देना चाहेंगे दर्शकों को? यस, देखिए हेमंत, ज्यादा हाई बीटा पे फोकस नहीं होगा। फर्स्ट वन डीवीज लैब, जिसमें एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद 2 दिन पहले ब्रेकआउट आया है। कल इसने एक थोड़ा पुल बैक दिया था, बट आज वापस एक अच्छा खासा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है स्टॉक में, तो उसमें एक बाइंग की सलाह होगी। 1715 का स्टॉप लॉस इसमें फॉलो कर सकते हैं और टारगेट आप 1840 1850 का रख सकते हैं, तो ये एक बाय की सलाह होगी। दूसरा होगा HCL टेक, IT जैसे विप्रो, HCL टेक काफी अच्छा कर रहे हैं लास्ट 1 वीक 2 वीक से। आज उसने नया हाई बनाया है, तो वो एक ब्रेकआउट माना जाएगा। तो HCL टेक में भी एक बाय की यहाँ पे रिकमेंडेशन होगी। 2020 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। इसमें टारगेट आने वाले कुछ दिनों में पॉसिबल है 2130 2140 तक हो सकता है। चलिए, शुक्रिया आपका ये 2 शेयर बताने के लिए। तो ये 2 स्टॉक्स डिफेंसिव सेक्टर के अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। समीत, होली की आपको ढेरों शुभकामनाएं। अपेक्षा करते हैं होली आपके लिए काफी शुभ हो। चलिए, सौदा आपका में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मुग्धा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो लेकर आएंगी कमोडिटी राउंड अप। मुग्धा, बताइए क्या खास है आज? कमोडिटी बाजार की सब खबरें तो हाजिर करेंगे ही, लेकिन साथ में कच्चे तेल में हमने अचानक एक बड़ा सर्ज देखा है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे, क्या पोजीशन बनानी चाहिए, खास फोकस होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।